हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एजुटेस। तो अभी हम देखने वाले हैं एसे 200 कंसेप्ट्स का सेकंड पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कंसेप्ट्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कवर किया हुआ था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, और अभी हम कवर करने जा रहे हैं कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। ठीक है, सो ऑडिटर का काम है ही नीड्स टू कंप्लाई विद द एसेज रिलेवेंट टू ऑडिट। ठीक है, कंप्लाई एसेज को करना ही है अनलेस कुछ सर्कमस्टेंसेस बताए गए स्टैंडर्ड में, जिन केसेस में ऑडिटर ने अगर नहीं कंप्लाई किया स्टैंडर्ड से तो चलेगा। तो वैसे सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द एंटायर एसे इज नॉट रिलेवेंट। मतलब अगर पूरा एसे ही नॉट रिलेवेंट है किसी चीज में, किसी सर्कमस्टेंस में, इन दैट केस ऑडिटर कैसे कंप्लाई करेगा, है ना? तो ऐसे कब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एसे है 510, इट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस। सो उसमें क्या बताया गया है कि ऑडिटर ने ओपनिंग बैलेंसेस का ऑडिट करना है whenever he is doing the audit for the first time। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर अगर ऑडिटर का है तो उसने ओपनिंग बैलेंसेस का ऑडिट करना है। लेकिन मान लो अगर ऑडिटर का ये रिकरिंग ऑडिट है, मतलब 3-4 सालों से ऑडिटर अगर ये सेम कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो इन दैट केस उसे ओपनिंग बैलेंसेस का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ही कैरी फॉरवर्ड होकर ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो इन दैट केस दिस एसे 510 इज नॉट रिलेवेंट फॉर एंटायर एसे इज नॉट रिलेवेंट फॉर द ऑडिटर, है ना? तो इन दैट केस उसने अगर नहीं कंप्लाई किया तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट केस क्या है? द रिक्वायरमेंट इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज इट इज कंडीशनल एंड कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कोई एक ऐसे की रिक्वायरमेंट, पूरा ऐसे तो रिलेवेंट है बट उसमें कोई एक रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसके लिए कोई कंडीशन लगती है और वो कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती अभी इस सर्कमस्टांसेस में। तो इन दैट केस ऑडिटर ने अगर नहीं कंप्लाई किया तो चलेगा। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे एक ऐसे है 501। 501 में क्या है? ऑडिट एविडेंस। इट इज 501 इज फॉर ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। उसमें क्या बोला गया कि ऑडिटर ने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करना चाहिए अगर इन्वेंटरी मटेरियल है। ठीक है, तो आपने अगर स्टॉक ऑडिट किया होगा या आपने सुना होगा उसके बारे में, तो ऑडिटर को करना पड़ता है स्टॉक ऑडिट। बट कब करना पड़ता है? ओनली व्हेन द इन्वेंटरी इज मटेरियल। तो अगर मान लो आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जो कि एक सर्विस फर्म है, लाइक अ कंसल्टेंसी फर्म है, जिसमें कोई इन्वेंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस ये कंडीशन तो प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री ही नहीं है। तो 501 इन इस केस में ये पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इन दैट केस ऑडिटर ने कंप्लाई नहीं किया ऐसे से तो भी चलेगा। ठीक है, और थर्ड केस क्या आता है? इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस द ऑडिटर में जज इट नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट इन एन एसे। मतलब कोई एक रिक्वायरमेंट है, वो एप्लीकेबल भी है, उसकी कंडीशन भी मान लो एक्सेप्ट मतलब हो रही है प्रेजेंट। ठीक है, वो कंडीशन वो सर्कमस्टेंस में, बट ऐसे हो रहा है कि ऑडिटर को ऐसे नेसेसरी लग रहा है कि वी नीड टू डिपार्ट फ्रॉम दैट रिलेवेंट रिक्वायरमेंट। तो इन दैट केस ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? उसने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था 501 ऐसे का, है ना, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का एग्जांपल लिया था, तो उसमें क्या बोला है कि ऑडिटर को फिजिकली प्रेजेंट रहना चाहिए जब इन्वेंट्री काउंट हो रहा है। बट अगर मान लो कि लॉकडाउन के समय में, जैसे कोरोना में लॉकडाउन था, तब हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो ऑडिटर भी कैसे जाएगा स्टॉक काउंट के लिए? अगर सपोज दूसरी सिटी में कोई वो कंपनी का गोडाउन है या फिर वहां पर स्टॉक ऑडिट चल रहा है, तो वहां पर ऑडिटर नहीं जा सकता। तो ये हो गया एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, है ना, लॉकडाउन क्या हमेशा नहीं होता। तो इन दिस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर क्या कर सकता है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स मतलब क्या कर सकता है? वो मे बी वीडियो ऑब्जर्वेशन कर सकता है, जो भी मैनेजमेंट वो कर रही है काउंट, उसका वीडियो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो वो रोल फॉरवर्ड रोल बैकवर्ड टेस्टिंग कर सकता है ना? रोल फॉरवर्ड बैकवर्ड टेस्टिंग मतलब क्या होता है? सपोज आपका ईयर एंड है 31 मार्च, तो रोल फॉरवर्ड में क्या होगा? आपने मैनेजमेंट ने सपोज इन्वेंट्री काउंट किया है 25 मार्च को, मतलब 5 डेज बिफोर द ईयर एंड। तो 25 मार्च को मान लो आपका इन्वेंट्री काउंट है कुछ तो 900। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर को ईयर एंड में कितना काउंट है वो आपको पता होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो मान लो है 1000। 25 मार्च को कितना था? 900। तो 25 मार्च एंड 31 मार्च के बीच में जितने भी परचेसेस सेल्स हुए हैं, वो ऑडिटर
परचेसेस ऐड करेगा, सेल्स लेस करेगा और उसने 1000 तक उसे आना है क्योंकि ईयर एंड में 1000 था इन्वेंट्री काउंट, है ना। तो ये रोल फॉरवर्ड प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है, या फिर रोल बैकवर्ड, मतलब सपोज 4 अप्रैल को हो गया इन्वेंट्री काउंट, मतलब ईयर एंड के बाद में, तो सिमिलर अप्रोच ऑडिटर यूज करेगा। ठीक है, तो दीज आर द अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स दैट ऑडिटर कैन परफॉर्म। तो ऐसे कब हो सकता है, मतलब ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कब आएंगे, तो इसका ये एक दिया है कि द नीड फॉर एन ऑडिटर टू डिपार्ट फ्रॉम द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अराइज ओनली वेयर the requirement is for a specific procedures to be performed and in specific circumstances of audit the specific procedures would be ineffective। मतलब specific procedure क्या बताई गई थी कि आपको प्रेजेंट रहना है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जब हो रहा है आपको प्रेजेंट रहना है वहां पे, बट अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, वो स्पेसिफिक जो कंडीशन है, वो प्रोसीजर है, वो इनइफेक्टिव हो रही है क्योंकि वो जा ही नहीं सकता, है ना। तो इन केसेस में उसको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो क्या सीखा हमने कि ऑडिटर ने एसेस को मैंडेटरीली कंप्लाई करना ही है, बट ये ऐसे 3 सर्कमस्टेंसेस है जब वो अगर कंप्लाई नहीं करे तो चलेगा। फर्स्ट वाज एंटायर एसे इज नॉट रिलेवेंट, सेकेंड वॉज एंटायर एसे इज रिलेवेंट बट कोई एक ऐसी रिक्वायरमेंट है इट इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज इट इज कंडीशनल एंड द कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। और थर्ड केस में क्या है, इट इज द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, तो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर में जज इट नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट इन एन एसे। इन सच सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर ने क्या करना है, ही शुड परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू अचीव द एम ऑफ दैट रिक्वायरमेंट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ऑडिटर ने सपोज जो ऑडिटर ने एसे से कंप्लाई करना है और ऑडिटर ने वो मेंशन भी करना है ना, ऑडिटर के रिपोर्ट में, बट अगर ऑडिटर he should not represent compliance with essays in auditor's report unless he has complied with the requirements of the essay and all other essays relevant to audit। मतलब अगर कंप्लाई किया है तभी लिखना है कि मैंने कंप्लाई किया है, अगर नहीं किया है तो ऐसे आपको मेंशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये क्या है कि इफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेवेंट एसे कैन नॉट बी अचीव्ड, अगर किसी एक एसे का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, मतलब जो वो एसे का ऑब्जेक्टिव है वो अगर अचीव नहीं हो रहा है, जैसे हमारी केस में क्या था कि 501 का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसमें एक रिक्वायरमेंट क्या थी कि ऑडिटर ने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करना है, बट अगर वो नहीं हो रहा है और जो रोल फॉरवर्ड रोल बैकवर्ड जो प्रोसीजर्स ऑडिटर कर रहा है या फिर वीडियो ऑब्जर्वेशंस जो भी कर रहा है उससे भी कुछ अश्योरेंस नहीं मिल रहा है मान लो, तो ऑडिटर कैन थिंक ऑफ मॉडिफाइंग हिज ओपिनियन एज पर एसे 705 में बोला गया है कि यू कैन मॉडिफाई द ओपिनियन अगर आपको लग रहा है कि आपको अश्योरेंस नहीं मिल रहा है इन प्रोसीजर से भी, अल्टरनेट प्रोसीजर से भी मान लो, है ना। तो if objective of relevant essay cannot be achieved, then evaluate whether this prevents auditor from achieving the overall objectives of the auditor। ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि उसको रीजनेबल अश्योरेंस देना है, किस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस देना है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, है ना, उसका रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर को देना है। बट अगर ये हो नहीं रहा है बिकॉज वो ऐसे का ऑब्जेक्टिव हम नहीं अचीव कर पा रहे, इसलिए हमारे भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हम नहीं अचीव कर पा रहे, ऐसे हो रहा है, तो फिर ओपिनियन का कुछ पर्पस ही नहीं है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं अचीव हो रहे हैं। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो ओपिनियन। मतलब मान लो अगर ऐसे इन्वेंट्री के बारे में ही हो रहा है कि रोल फॉरवर्ड बैकवर्ड सब कुछ भी अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करके हमें अश्योरेंस नहीं मिल रहा है, रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तो वी कैन मॉडिफाई द ओपिनियन। बट अगर ऐसे बहुत सारे केसेस में हो रहा है, तो मल्टीपल बैलेंसेस के बारे में ऐसे हो रहा है, तो ये एंगेजमेंट करने का ही कुछ फायदा नहीं है ना। तो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ विदड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। और एक और ऐसे है ऐसे 230, उसमें हम आगे जाके देखेंगे वो भी, बट ऐसे 230 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो दिस केस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऐसे 230, मतलब फेलियर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट मैटर रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 230। ऑडिटर ने ये डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए कि मुझे ये मेरा ऑब्जेक्टिव इन केसेस में अचीव नहीं हो रहा है। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू the ethical requirements relating to audit of financial statements by code of ethics issued by ICAI। ठीक है, तो ऑडिट करते समय कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती है ना, जैसे हमने प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन में हमने देखा था
कि विद इन द कॉन्टेक्स्ट, है ना, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ऑडिट में? दोज आर इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसको अगर देखेंगे तो IOPCP, I फॉर इंटेग्रिटी, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, P फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड P फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, IOPCP। तो इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, नो ट्विस्टिंग ऑफ फैक्ट्स और नो हाइडिंग ऑफ एनी ट्रूथ। तो आपको अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आपको वो रिपोर्ट करनी चाहिए ऑनेस्टली, इवन इफ मैनेजमेंट प्रेशराइजेस यू नॉट टू डू सो। तो मैनेजमेंट ने कुछ भी कहे, आपको मिसस्टेटमेंट मिली है, आपको ऑनेस्टली वो रिपोर्ट करना है, मतलब इंटेग्रिटी से आपको काम करना है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? यू हैव टू स्टे फेयर, यू हैव टू स्टे अनबायस्ड, है ना। तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आपके एक्सटर्नल प्रेशर आपके ऊपर कोई है जो आपके जजमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो वैसे आपको होने नहीं देना है, आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, अनबायस्ड रहना है। तो आपका अगर कोई फ्रेंड भी उस कंपनी में काम कर रहा है मैनेजरियल पोजीशन पे, और आपको कुछ फ्रॉड दिख रहा है, आपको कुछ मिसस्टेटमेंट्स दिख रही है, तो आपने अपना न्यूट्रल ओपिनियन देना चाहिए। आगे सामने आपके कौन है वो आपको नहीं देखना चाहिए, है ना। यू आर एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर मतलब क्या है कि आपको जो भी आपका नॉलेज है वो आपको अप टू डेट रखना है। कोई अगर सपोज न्यू स्टैंडर्ड आता है, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, या कोई अमेंडमेंट आता है वो स्टैंडर्ड में, तो आपको वो अपने ऑडिट में अप्लाई करना है करेक्टली, है ना। तो आपको केयरफुली काम करना है with due care and with professional competence. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या? आपने यू हैव टू कीप द सीक्रेट्स सेफ। तो आपने क्लाइंट की प्राइवेसी, क्लाइंट इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी, उसका आपने रिस्पेक्ट करना है। आपने ऐसे कोई भी डिटेल्स नहीं शेयर करने हैं बाहर अनलेस दोज आर लीगली रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपने कंपनी के कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल चीज़ें हैं विच आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, यू डोंट हैव टू, you should not disclose those to the outsiders. एंड लास्ट वन इज प्रोफेशनल बिहेवियर, मतलब आपने इस तरह से एक्ट करना है कि आपके प्रोफेशन पे, आपके ऊपर या आपके ICI के ऊपर, आपके फर्म के ऊपर ऐसे ही मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपने वो ध्यान में रखना चाहिए। सो योर एक्शन शुड अवॉइड डिस्क्रेडिट टू यू और ICI, ठीक है। तो आपने अगर मान लो आप गए मैनेजमेंट के पास और आपने अगर स्टार्ट किया गॉसिपिंग दूसरे ऑडिटर्स के बारे में, तो दैट वोंट साउंड प्रोफेशनल। तो यू हैव टू मेंटेन योर प्रोफेशनल बिहेवियर थ्रू आउट, ठीक है। तो इन शॉर्ट, इंटीग्रिटी मीन्स बी ऑनेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स स्टे फेयर, प्रोफेशनल बिहेवियर मीन्स behave responsibly, confidentiality means keep secrets safe, and professional competence and due care means you have to work carefully. और इसके साथ एक और भी है जिसको आपको ध्यान में रखना है, विच इज इंडिपेंडेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिपेंडेंस इन ऑडिटिंग मीन्स ऑडिटर्स जजमेंट इज फ्री फ्रॉम बायस और इन्फ्लुएंस. इन अ वे ऑब्जेक्टिविटी में जो हमने देखा था अनबायस्ड ओपिनियन एंड ऑल, है ना, तो उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंस. अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो ही आप ऑब्जेक्टिविटी फॉलो कर सकते हो, राइट. तो इंडिपेंडेंस इज ऑफ बोथ माइंड एंड अपीयरेंस, राइट. तो माइंड मतलब क्या? ऑडिटर का माइंडसेट जो है वो अनबायस्ड है. दे आर फ्री फ्रॉम एनी जजमेंट्स बेस्ड, they have to form their judgments only on the evidence, based on only evidence, audit evidence that they have obtained, but not on emotions or any outside influence. तो इस तरह से ऑडिटर को माइंड का इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है. एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, auditor should look independent to others. मतलब there is no situation that might make people doubt their objectivity. मतलब अगर उसके कोई close ties है client के साथ, any kind, है ना, financial interest है, तो वैसे नहीं होना चाहिए. तो independence of mind and independence in appearance वो होना चाहिए. तो आप अगर एक टीचर के बारे में सोचोगे, तो टीचर मान लो वो एग्जाम पेपर चेक करेगी, तो उन एग्जाम पेपर्स में एक पेपर ऐसे आता है जो उसके रिलेटिव के बेटे का है, तब भी वो टीचर ने अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए. उसने ऑब्जेक्टिवली ग्रेड देने चाहिए ओनली बेस्ड ऑन द आंसर्स एंड नॉट ऑन द फैमिली रिलेशन. सिमिलरली ऑडिटर ने भी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो वो ओपिनियन फॉर्म कर रहा है वो ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रख के ही उसने करना है, इंटीग्रिटी को ध्यान में रख के ही करना है. ही शुड बी इंडिपेंडेंट. सो इंडिपेंडेंस क्या करता है? इट सेफगार्ड्स ऑडिटर्स एबिलिटी टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन, है ना, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस दैट माइट कॉम्प्रोमाइज दैट ओपिनियन. ठीक है, कोई भी इन्फ्लुएंसेस ने उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए. And independent enhances auditors' ability to act with integrity, objectivity, and to maintain professional skepticism. Professional skepticism is what? Questioning mind. अगर वो objective ही नहीं है, independent नहीं है, उसके अगर suppose कोई close ties है client के साथ, management के साथ, तो वो questions ही नहीं पूछेगा, है ना? Professional skepticism वो maintain नहीं करेगा. Yes, so that is independence. Now we are moving to inherent limitations of audit. तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या था? ही नीड्स टू प्रोवाइड द रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, है ना. तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर. अब ऐसे क्यों हो रहा है? मतलब वो 99.9% ही क्यों दे रहा है गारंटी? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है. हार्पिक का आंसर तो हमें नहीं पता, बट ऑडिटर का आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से. सो दिस इज बिकॉज देर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट विच रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑन विच द ऑडिटर ड्रॉज कंक्लूजन्स एंड बेसिस द ऑडिटर्स ओपिनियन बीइंग परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव. परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव का मतलब क्या है? परसुएसिव मीन्स कन्विंसिंग, convincing enough to believe something. and conclusive मतलब क्या है? definitive, मतलब इसमें कोई रूम नहीं है for doubt, further questioning ही नहीं है. conclusive मतलब एकदम 100%. persuasive मतलब वो convincing है. तो suppose आपके अगर friend ने आपको बोला कि कल रात बारिश हुई थी, आपने देखा रोड भी वेट है, अर्ली मॉर्निंग आपने देखा रोड भी वेट है, तो ये persuasive हो गया, है ना. persuasive हो गया क्योंकि फ्रेंड बोल रहा है रेत मतलब बारिश हुई थी कल रात को, और आपको दिखा कि मॉर्निंग में रोड भी वेट है. बट हो सकता है किसी ने समवन हैज वॉश्ड द स्ट्रीट, दैट्स व्हाई द वाटर इज देयर ऑन द रोड इन द अर्ली मॉर्निंग, है ना. बट आपने क्या किया? आपने सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाके और आपने देखा क्लियरली कि बारिश हो रही है मिडनाइट पे, तो दैट इज कंक्लूसिव. आपके फ्रेंड ने आपको बताया रोड भी दिख रहा है वेट, तो दैट इज परसुएसिव. मान सकते हैं कि हाँ हो भी गई होगी बारिश, बट सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बारिश हुई है, तो दैट इज कंक्लूसिव. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि ऑडिटर जो ओपिनियन दे रहा है दैट इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव. तो 100% नहीं बोल सकता ये कि जो मैंने बताया ऐसे ही है, 100% ऐसे नहीं बोल सकता, बट ये कन्विंसिंग होगा, है ना, बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस. तो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है ऑडिट के? दोज कैन अराइज फ्रॉम नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, nature of audit procedures, and the need for an audit to be conducted within a reasonable period of time and at reasonable cost. अब एक एक करके देखते हैं. What is nature of financial reporting का limitation? Preparation of financial statement involves management judgment. ये हमने देखा था, है ना. वो जो useful life का हमने example लिया था, it is the part of management judgment. Many financial statements involve subjective decisions or degree of uncertainty. There may be a range of acceptable interpretations or judgments. Acceptable बोला है, तो जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया था यूजफुल लाइफ मशीन का 15 ईयर्स का, बट ऑडिटर ने क्या किया था? ऑडिटर ने अपनी इंडस्ट्री बाकी एंटिटीज के ऑडिट से जो भी उसने एक्सपीरियंस गेन किया था उसके बेसिस पे उसने क्या बोला था? नहीं, इस मशीन का लाइफ तो 10 ईयर्स होना चाहिए. यहाँ पे दोनों करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि एक्सेप्टेबल जजमेंट्स है. देयर में भी रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशंस और जजमेंट्स. जो कंपनी के बारे में ऑडिटर बोल रहा है दूसरी, उसमें कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं और इस केस में कोई अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, है ना. तो बोथ में भी राइट, 15 ईयर्स में भी राइट एंड 10 ईयर्स इज ऑल्सो राइट. सो देर आर एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशंस और जजमेंट्स, subjective decisions or degree of uncertainty, and preparation of financial statements involves management judgment. और एक क्या है? some financial statement items are subject to an inherent level of variability which cannot be eliminated by application of additional auditing procedures. मतलब अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देखोगे, डेरिवेटिव्स जैसे है,
वो डेली फ्लक्चुएट होते हैं ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, है ना। तो अगर ऑडिटर कितने भी प्रोसीजर्स अप्लाई करे, उसके वैल्यू के बारे में वो नहीं बोल सकता सर्टनली कुछ भी, क्योंकि वो वैल्यू हमेशा डेली फ्लक्चुएट होती रहती है. सो इन दैट केस auditor cannot eliminate this variability, he can only assess the reasonableness. So some financial statement items are subject to inherent level of variability which cannot be eliminated by application of additional auditing procedures, है ना. तो nature of financial reporting के limitations में क्या क्या है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मैनेजमेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में, बहुत सारे सब्जेक्टिव डिसीजंस हो सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, देर आर एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशंस और जजमेंट्स भी है, और वेरिएबिलिटी भी है कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स में जो हम नहीं एलिमिनेट कर सकते. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट. सेकेंड इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर्स ऑडिटर परफॉर्म कर रहे हैं. एक हो गया लास्ट वाला क्या हो गया था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसे है. अब जो ऑडिटर प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है उसका भी नेचर कुछ तो है, उसका भी कुछ तो लिमिटेशन है, विच इज एक बार पढ़ते हैं. देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर्स मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली the complete information that is relevant to the preparation and presentation of financial statements or that has been requested by the auditor. मतलब ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट आपको पूरी इंफॉर्मेशन ना दे विच इज़ रिलेवेंट टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, या फिर जो आपने रिक्वेस्ट की है उसमें से कोई भी आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इनकम्प्लीट दे रहा है. मतलब सपोज आपने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट को कि मुझे पेंडिंग लिटिगेशंस के बारे में बताओ डिटेल्स, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, आपको एक लॉसूट के बारे में बताया नहीं, डिस्क्लोज ही नहीं किया. तो इवन आफ्टर इंक्वायरीज ऑडिटर कैन नॉट बी सर्टन दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज complete, है ना. तो accordingly auditor cannot be certain that the completeness of the information even though the auditor has performed audit procedures to obtain assurance that all the relevant information has been obtained. तो auditor ने inquiry तो की है, देखा है ना, तो लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने अगर हाइड किया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको नहीं दी है, तो इन दैट केस ये लिमिटेशन भी रहेगा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का. सेकेंड क्या है, fraud. Fraud may involve sophisticated and carefully organized schemes designed to conceal it. Therefore, audit procedures used to gather the audit evidence may be ineffective for detecting an intentional misstatement that involves, for example, collusion to falsify documentation, which may cause the auditor to believe that the audit evidence is valid when it is not. तो suppose दो employees हैं एक entity में, एक है प्रिपेरर ऑफ द इनवॉइसेस, दूसरा है रिव्यूअर जो ऑथोराइज करता है वो इनवॉइसेस. तो ये दोनों मिल गए, दोनों ने मिलके एक सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम डिसाइड की, जिसमें उन्होंने क्या बोला, रिव्यूअर ने प्रिपेरर को कि तुम फेक वेंडर इनवॉइसेस बना दो. ठीक है, तुम फेक इनवॉइसेस बना दो और मैं उस पर साइन करूंगा, मैं उस पर ऑथोराइजेशन दूंगा. तो ऑडिटर को जब ये डॉक्यूमेंट्स देंगे तो उसको वो जेन्युइन ही लगेंगे क्योंकि वो ऑथोराइज्ड है. तो नॉर्मल ऑडिट चेक से ये नहीं पता चलेगा कि ये फ्रॉड है, ऑडिटर को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसके लिए, है ना, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. बट ऑडिटर इज नाइदर ट्रेन्ड नॉर एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. उसको इसका ट्रेनिंग तो नहीं दिया है ऑथेंटिकेशन देखने का, है ना. तो फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट. तो ड्यू टू दैट ये भी एक लिमिटेशन हो सकता है इन द ऑडिट प्रोसीजर्स. And the last one is audit is not an official investigation into alleged wrongdoing. Accordingly, the auditor is not given specific legal powers such as power of search which may be necessary for an investigation. तो suppose auditor को लगा कि कैश चोरी हो रहा है कंपनी से, एम्प्लॉई कर रहा है कैश चोरी, ठीक है. बट ऑडिटर को अगर ये लगा तो भी ऑडिटर उस एम्प्लॉय के घर में जाके सरप्राइज सर्च नहीं कर सकता, उसके प्राइवेट रिकॉर्ड्स वो सीज नहीं कर सकता. तो अनलाइक इन्वेस्टिगेटर्स ऑडिटर के पास ऐसे लीगल पावर्स नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलीज्ड रॉन्गडूइंग. तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या देखा हमने, एक तो मैनेजमेंट ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी विच इज रिलेवेंट टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और विच हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर. सो दैट्स व्हाई ऑडिटर कैन नॉट बी सर्टन ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन. दूसरा क्या है, फ्रॉड में ऐसे सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स हो सकते हैं डिजाइन टू कंसील इट, क्योंकि यहाँ पे
प्रिपेरर एंड रिव्यूअर दोनों मिल गए थे फ्रॉड में. तो दैट्स वाई ऑडिटर इज नाइदर ट्रेन नॉर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड दैट्स वाई ये भी एक लिमिटेशन हो गया ऑडिट ऑफ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में से. एंड लास्ट वन क्या है कि ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलीज्ड रॉन्गडूइंग, सो उसको स्पेसिफिक पावर्स, लीगल पावर्स नहीं दिए गए इन्वेस्टिगेशन के. ठीक है, so this is done. And then the last one was the need for an audit to be conducted within a reasonable period of time and at reasonable cost. मतलब हम ऑडिटर है तो हम ऑडिट के फीस लेते हैं कुछ तो, है ना. दैट्स वाई इट इज़ अ रीजनेबल कॉस्ट. रीजनेबल एक फीस लेते हैं हम, और एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में ही हम ऑडिट करते हैं. मतलब पूरे साल का ऑडिट हम 1-2 महीने में ख़त्म करते हैं. तो जो मैनेजमेंट या जो एम्प्लॉयज़ कंपनी के एक साल भर में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हज़ारों लाखों, वो हमें सिर्फ 2 महीनों में या 1 महीने में चेक करने होते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना होता है. तो दैट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हमें पूरा का पूरा सब कुछ देखना पड़ता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, है ना. और उसमें भी हम सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं क्योंकि एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन टेस्ट करना तो इज़ नॉट पॉसिबल. So there is an expectation by users of financial statements that the auditor will form an opinion on the financial statements within a reasonable period of time and at reasonable cost, recognizing that it is impracticable to address all the information that may exist or to pursue every matter exhaustively on the assumption that the information is in error or fraudulent until proved otherwise. मतलब ऑडिटर ऐसे अज्यूम नहीं कर सकता कि ये जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देगा मैनेजमेंट वो गलत ही होगी या फिर वो फ्रॉडुलेंट ही होगी, ऐसे अज्यूम नहीं कर सकता. तो ऐसे अज्यूम करके उसने अगर एक एक ट्रांजैक्शन देखना स्टार्ट किया तो ऑडिट खत्म होने में 1-2 साल लग जाएंगे, 1 साल का ऑडिट खत्म होने में, है ना. या फिर उसको हमेशा हर रोज जाके एंटिटी में बैठना पड़ेगा ऑडिट करते करते. सो एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में ये ऑडिट खत्म करना पड़ता है. सो दैट ऑल्सो बिकम्स एन इनहेरेंट लिमिटेशन. बट ये पहले दो तो ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये तो ठीक है, जेन्युइन है. ये तीसरा भी जेन्युइन है, बट इसका ऑडिटर ऐसे गलत फायदा नहीं ले सकता. सो द मैटर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर. मतलब मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास इतनी कॉस्ट, इतनी फीस मुझे मिल रही है, ऐसे बोल के कोई एक रिक्वायर्ड ऑडिट प्रोसीजर है वो ऑडिटर ओमिट नहीं कर सकता, उसे वो परफॉर्म ही करनी चाहिए. For which there is no alternative or to be satisfied with the audit evidence that is less than persuasive. मतलब persuasive तो देना ही है, convincing तो होना करना ही है उसको, है ना. तो अगर कोई ऐसी ऑडिट प्रोसीजर है जिसके लिए कोई भी अल्टरनेटिव प्रोसीजर है ही नहीं, तो ऑडिटर को वो ऑडिट प्रोसीजर चाहे कितना भी टाइम ले उसको वो परफॉर्म करनी ही है. वो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, रीजनेबल कॉस्ट का ये नहीं दे सकता. ठीक है. सो इस केस में उसे क्या करना चाहिए ऑडिटर को, उसको अपना ऑडिट प्रॉपरली प्लान करना चाहिए. प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव मैनर. देन डायरेक्ट ऑडिट एफर्ट टू एरियाज मोस्ट एक्सपेक्टेड टू कंटेन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर विथ करस्पॉन्डिंगली लेस एफर्ट डायरेक्टेड एट अदर एरियाज. मतलब जहाँ पे ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क हो सकती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ साथ वो फ्रॉड और एरर भी को मतलब फॉलो करता है ना. तो RMM वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अपने एफर्ट्स ज़्यादा कहाँ पे फोकस करने चाहिए, जहाँ पे उसको लगता है कि ज़्यादा रिस्क हो सकती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. और जो भी कम रिस्क की एरियाज उसको लग रहे हैं जब वो प्लानिंग करेगा तब, तो वहाँ पे उसने कम एफर्ट्स देने चाहिए सो दैट वो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में अपना ऑडिट इफेक्टिवली ख़त्म कर पाएगा. एंड देन यूज टेस्टिंग एंड अदर मीन्स ऑफ एग्जामिनिंग पॉपुलेशंस ऑफ मिसस्टेटमेंट. तो टेस्टिंग एंड अदर मीन्स उसने प्रॉपरली यूज़ करने चाहिए. ठीक है, तो ये लास्ट वाला हो गया. सो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए अपना ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन द इफेक्टिव मैनर. डायरेक्ट द ऑडिट एफर्ट टू एरियाज मोस्ट एक्सपेक्टेड टू कंटेन द RMM whether due to fraud or error with correspondingly less effort directed at other areas, and use the testing and other means of examining the populations of misstatement. Yes. So here we are done with the second part of essay 200 and we have completed the concepts of essay 200 entirely. The next video which will bring you revision of essay 200. So thank you so much for staying with me till the end. See you in the next video. Till then.
बाय बाय।